पहली मर्तबा अपने शहर, माँ बाप, बहन भाई और अपनी प्यारी दादी जान से दूर जाने का ख्याल सता तो रहा था, मगर एक तरह आज़ादी भी थी। हॉस्टल में रहना तो मेरा बहुत पुराना शौक था, जो अब मेरे उस कॉलेज में दाखिले से पूरा होने जा रहा था। हमारे छोटे से शहर बख्त खान में लड़कियों के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज से मैंने जैसे तैसे इंटर तो कर लिया, मगर मैं अब इसमें मजीद नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने इस बड़े कॉलेज में दाखिला फॉर्म जमा तो करवा दिए थे, मगर एक सवाल सामने खड़ा था, अगर दाखिला हो भी गया तो रहूंगी कहाँ। मेरी अम्मी और अब्बू लड़कियों की तालीम के बहुत हामी थे, इसलिए जब मेरा एडमिशन हो गया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दी। अब्बू ने अपने जानने वालों के मशवरे के बाद इस हॉस्टल में, जो कि इस शहर का बहुत मुअज़्ज़ज़ और अच्छी रेपुटेशन वाला हॉस्टल था, मेरा रहने का बंदोबस्त कर दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा कॉलेज सिर्फ चंद मिनट की वॉक पर था। अब्बू मुझे खुद छोड़ने आए और मुझे कमरे तक छोड़कर बहुत सारी हिदायतों के साथ रुखसत हो गए। अब्बू के जाते ही जैसे मेरा सारा इत्तेमाद रुखसत हो गया, मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और बेइख्तियार रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ भाई? इस वक्त कमरे में मैडम नफीसा दाखिल हुई। मैडम नफीसा इस हॉस्टल की सुपरवाइजर थीं। घबराओ नहीं, सिर्फ चंद दिन सबको होम सिकनेस होती है, फिर आदी हो जाते हैं। उन्होंने मुझे प्यार से तसल्ली दी। ये देखो, उन्होंने अपने साथ खड़ी तकरीबन मेरी उम्र की लड़की से मेरा तारुफ कराया। ये लैला है, तुम्हारी रूममेट। मैंने इंतहाई दिलचस्पी से लैला का जायजा लिया। आखिर दिन रात उसके साथ रहना था। लैला मेरी हम उम्र एक आम दुबली पतली लड़की नजर आई। मेरी सख्त जोश के जवाब में तो वो मुस्कुराई तक नहीं, सिर्फ अपना बर्फ जैसा सर्द हाथ मेरे हाथ से बादले नाख्वास्ता टकरा कर छोड़ दिया। लैला भी आज ही इस हॉस्टल में आई है। मैडम नफीसा ने मुझे बताया, तुम दोनों जल्दी से दोस्ती कर लो ताकि कभी बोर ना हो, ना ही घर वाले ज्यादा याद आएं। लैला ने मैडम नफीसा के मशवरे पर ज्यादा अमल नहीं किया। वो अपना सामान अपनी अलमारी में सेट करने लगी। उसकी देखा दाखी मैं भी अपने कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में लगाने लगी। दूसरे रोज हमारा कॉलेज शुरू हो गया। लैला भी मेरे कॉलेज में थी, मगर उसके सब्जेक्ट्स अलग थे, इसलिए हमारी क्लासेस अलग हुआ करती थीं। चंद रोज पढ़ाई में लगकर वाकई मेरा दिल हॉस्टल में लग गया, मगर लैला से मेरी कोई खास बातचीत तक नहीं होती थी। वो खुद तो मुझसे कोई बात तक न करती थी, बल्कि मेरी किसी बात का भी हूं हां में जवाब देती। हर वीकेंड पर हॉस्टल की ज्यादातर लड़कियां अपने घर पर चली जाती थीं, मगर कुछ लड़कियां जिनकी तादाद बराए नाम थी, वो हॉस्टल में ही रहती थीं। ये वो लड़कियां थीं जिनके घर हॉस्टल से कई घंटों की मुसाफत पर थे। मैं और लैला इन्हीं लड़कियों में शामिल थे। लैला, तुम किस जगह से आती हो? मेरा मतलब है, तुम्हारा घर किस शहर में है? ऐसे ही एक वीकेंड पर जब हॉस्टल आधा खाली हो गया था और मैं सख्त बोर हो रही थी, मैंने लैला से सवाल किया। वो न जाने किस बोसीदा किताब का मुतालिया कर रही थी। मेरे सवाल पर उसने नजर उठाकर मुझे देखा। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे इस जवाब की हरगिज तवक्को नहीं थी। मैं सख्त गड़बड़ा गई। वो ऐसे ही भाई, तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर मुंह ही मुंह में बिड़बड़ा कर ना जाने क्या जवाब दिया कि मैं खाक ना समझ सकी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मैं सख्त मेहनत करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, कोशिश, क्योंकि इंटर में अच्छे मार्क्स ले आना तो आसान था, मगर अब पढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही थी। मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ रही थी। हमारे अक्सर टेस्ट होते थे जिनमें मेरे नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे। क्या करूं? किताब पर नजर जमाकर मैंने सोचा, इस तरह तो मैं फेल हो जाऊंगी, लगता है ट्यूशन लेनी पड़ेगी। जब अम्मी का फोन आया तो मैंने अम्मी से अपनी मुश्किल का जिक्र किया। देखो बेटा, अम्मी ने मेरे बात के जवाब में कहा, अपने घर की हालात तुम जानती हो। तुम्हारे अबू की तनख्वाह अब मजीद अखराजात की इजाजत नहीं देती। तुम्हारे कॉलेज की फीस, तुम्हारे हॉस्टल का किराया, ये सब मिलकर अच्छा खासा फिक्र बन जाते हैं। इससे ज्यादा बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे दो छोटे बहन भाई और भी हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तुम खुद मेहनत करो या किसी लड़की से मदद ले लिया करो। अम्मी के तवील लेक्चर के बाद तो किसी बहस की गुंजाइश नहीं रह गई थी। मेहनत तो मैं पहले से ही कर रही थी, मगर ना जाने क्यों जैसे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। कॉलेज में टीचर्स का समझाया एक लफ्ज समझ में नहीं आता था, और लड़की, किस लड़की से मदद लूं? मेरे रूममेट तो बात करने के रवादार नहीं। ना जाने क्यों ये खुद पता नहीं क्या पढ़ती है, कैसे पास होगी। उसको तो मैंने कभी टेक्स्ट बुक खोले नहीं देखा।
ہمیشہ کوئی بوسیدہ ناول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں نے چڑھ کر سوچا۔ لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی۔ اس نے آنکھیں ناول سے ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، میں نے جیسے گھبرا کر کہا۔ امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری نہیں۔ تمہاری تیاری ہے؟ میں نے اس سے کہا، جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ ہوں، سخت تب کر میں نے سوچا، بدتمیز، بد لحاظ، شاید اس ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میں نے خود اپنا تجزیہ کیا۔ دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم پلیز، آپ میری روم میٹ تبدیل کر دیں یا تو میرا روم چینج کر دیں، مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شفٹ کر دیں۔ مگر کیوں؟ میڈم نفیسہ حیران رہ گئیں۔ اتنے ہفتے ہو گئے تم کو اس کے ساتھ روم شیئر کرتے، تو اب اچانک؟ بس میڈم، اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، وہ سخت مغرور ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ مغرور ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میڈم حیران ہوئیں۔ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ یہ بات نہیں میڈم، تمیز یا بدتمیزی کیا، وہ تو بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ حد یہ کہ وہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی ہے۔ اوہ، میڈم نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھو ثانیہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، گپے لگانے نہیں یا دوستیاں بڑھانے نہیں۔ اگر تمہاری روم میٹ خاموش مزاج ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تم اپنا دل پڑھائی میں لگاؤ۔ جہاں تک لیلا کی بات ہے، اس کا تعلق بہت کنزرویٹو فیملی سے ہے۔ ان کے گھروں میں لڑکیوں کو گھر سے باہر تک نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے والد نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ لیلا کو کبھی کالج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گی، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی ہے۔ مگر میڈم پلیز، آپ مجھے کسی روم میں شفٹ کر دیں۔ میں بضد رہی۔ اوکے ثانیہ، ابھی تو تمام رومز میں لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مجھے ٹال کر چلی گئیں۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ کالج میں پڑھائی مشکل تر ثابت ہو رہی تھی۔ لیلا کا سرد رویہ اسی طرح برقرار تھا۔ کیا کروں دادی اماں؟ اس دن فون پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں جیسے رو پڑی۔ لگتا نہیں ہے کہ میں وہ ثانیہ ہوں۔ ایک دفعہ کا پڑا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اب ساری رات گزر جاتی ہے رٹے لگاتے، مگر صبح ذہن خالی سلیٹ بنا ہوتا ہے۔ میں نے دادی سے اپنی مشکل بیان کی۔ تو فکر نہ کر ثانی، دادی نے مجھے تسلی دی۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز پڑھتی ہوں دادی اماں، میں ٹھنکی۔ اچھی بات ہے بیٹا، نماز پڑھا کرو، مگر ساتھ ساتھ ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ کا کلام بھی پڑھا کرو، دادی اماں نے پیار سے سمجھایا۔ لمبے وظیفے نہیں پڑھ سکتی دادی اماں، میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ لمبے وظیفے نہیں بیٹا، بس تو ایسا کر کے عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر، اپنی کتابوں پر دم کر، اور پھر سبق یاد کر۔ دیکھ کیسا اچھا یاد ہوگا کہ عمر بھر نہیں بھولے گا، دادی نے اپنے انداز میں مجھے سمجھایا۔ اس دن رات کو میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے لیے تمام لڑکیاں جو پابندی سے نماز ادا کرتی تھیں ہاسٹل میں پرے ایریا میں جمع ہوتی تھیں اور نماز پڑھتی تھیں۔ میں بھی وہی نماز ادا کرتی تھی۔ نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنی کتابوں کا بیگ کھولا اور پڑھنے لگی، بلکہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجال ہے ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا ہو۔ لائٹ آف کرو۔ اپنے بستر پر چہرے پر بازو رکھ کر سوتی لیلا نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر لائٹ آف کر دی اور سائیڈ لیمپ جلا لیا۔ ہاسٹل کے رولز کے مطابق رات 11 بجے لائٹ آف کر دیتے تھے۔ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھنا ہوتا وہ لیمپ جلا لیتے تھے۔ یہ ایک اور مصیبت، میں نے جل کر سوچا۔ خود تو کم وقت کبھی پڑھتی نظر نہیں آتی، اب لیمپ کی مدھم روشنی میں پڑھو، مگر کیسے؟ ایک لفظ یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے دادی کے الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے اپنے پرس سے امی کی دی ہوئی مکہ شریف سے لی ہوئی تسبیح نکالی، سر پر دوپٹہ جمایا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی تو روز دن میں بھی کئی بار پڑھتی تھی، مگر نہ جانے کیوں رات کو اس پہر لیمپ کی روشنی میں آیت الکرسی پڑھنے میں ایک عجیب سرور آنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد لگا میری زبان نہیں، میرا دل میرا رواں رواں ورد کر رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، میرے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے۔ میں مکمل انہماک سے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اتنی کہ پتہ گرے تو آواز آئے کہ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آہ آہ، جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔
मैंने घबरा कर आंखें खोली। वह इस खामोश कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी में मेरी रूममेट लैला अपने बेडरूम पर दो जानों बैठी थी, जैसे नमाज पढ़ने के दरमियान बैठते हैं। उसके हाथ पीछे की जानिब मुड़े हुए थे और वो जैसे कराह रही थी। कराह क्या रही थी, जैसे गैर इंसानी आवाजें लगा रही थी। मेरा दिल बंद होने लगा। लैला क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी? मैं पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भागी। हरगिज नहीं मैडम, मैं अब लैला के साथ नहीं रहूंगी। मेरी शदीद इल्तिजा के जवाब में मैडम ने कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया। देखो सानिया, जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने ये ड्रामा रचाया है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। ड्रामा? नहीं मैडम, प्लीज आप मेरा यकीन करें, मैं एक लफ्ज झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी आंखें आंसू बहाने लगीं। मैडम नफीसा चंद लम्हे मुझे देखती रहीं। ठीक है, मैं जल्द कोशिश करूंगी कि तुमको कोई और रूम दे दिया जाए। तब तक तुम इस कमरे में रहो। हरगिज नहीं, मैंने घबरा कर कहा। मैं एक लम्हे भी वहां नहीं रहूंगी। उस रात जो कुछ हुआ वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। लैला उस वक्त मैडम नफीसा के ऑफिस में दाखिल हुई। लैला को देखकर चंद लम्हे के लिए मेरी जान निकल गई, मगर इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल हमेशा वाली लैला लग रही थी। असल में मैं बीमार हूँ। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाया। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसने इतने अरसे में पहली मर्तबा अपने बारे में जुबान खोली। असल में हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है, इतना कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ महज मामूली शक पर कत्ल कर देना आम बात है। हमारे यहाँ औरतों को इतना घोट कर दबा कर रखा जाता है कि यहाँ की लड़कियां एक दिन भी वहां ना रह सकें। मैं अपने बाबा की वाहिद बेटी हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं इस हॉस्टल में आ सकी हूँ, वरना तो हमारे खानदान की लड़कियों ने तो स्कूल तक की शक्ल नहीं देखी। लैला की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं और मैडम नफीसा जैसे मुंह खोले उसकी रोदात सुन रहे थे। मैं गांव में ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। मैंने अपने घर में औरतों पर वो मुजालिम होते देखे हैं कि मैं मिर्गी की मरीज बन गई हूँ। कोई शोर, कोई हादसा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझ पर दौरा पड़ जाता है, मेरे हाथ पैर मुड़ जाते हैं। ओह, मैंने ठंडी सांस भरी। तो ये बात थी जिसको मैं कहीं और जोड़ रही थी। अगर तुमको मेरी वजह से तकलीफ हुई तो आई एम सॉरी। लैला ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने मैडम नफीसा को अलग रूम के लिए मना कर दिया और लैला के साथ ही रहने लगी। मगर उस रोज वाले वाकया के बाद इतना जरूर हुआ कि लैला मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें करने लगी। कभी वो मुझे अपने खानदान के मर्दों की बेरहमी के वाकयात सुनाती तो उसके चेहरे पर नफरत झलकने लगती। मेरे खानदान के मर्दों के लिए कत्ल करना, खून बहाना मामूली बात है। ये सब सुनकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल जाती। मैं वैसे ही बहुत डरपोक वाकया हुई हूँ। बस जल्दी से ये वक्त गुजरे, मैं इम्तिहान पास करूं, अपने घर जाऊं। बहुत दिन हो गए घर गए, मगर इम्तिहान पास हों तो कैसे? पढ़ाई थी कि मुश्किल तर होती जा रही थी। दूसरे दिन भी मेरा एक अहम टेस्ट था। मैं किताबें लेकर बैठ गई। लाइट ऑफ कर दो, लैला की आवाज मेरे कानों से टकराई। ओहो, मैंने कुफत महसूस की। ये क्या, मेरा टेबल लैंप नहीं जला? शायद इसका बल्ब फ्यूज हो गया। लैला प्लीज तुम आंखों पर तकिया रख लो, मैंने इल्तिजा की। मेरा लैंप ऑन नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है मैं जल्दी लाइट में नहीं सो सकती, लैला ने गरा कर कहा। मैंने किताब में गो टू हेल से नजर हटाए बगैर सोचा, कोशिश करो लैला प्लीज। ओह, उसके हलक से जैसे कोई जानवर की आवाज बरामद हुई। और ये क्या, मेरा दिल हलक में आ गया। लैला अपने बेड पर बैठी मुझे खूनी निगाहों से घूर रही थी। उसकी आंखें उसकी नहीं थीं, उनमें कोई और था। चंद लम्हे मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने के बाद उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ते बढ़ते वहीं बैठे बैठे उसका हाथ लंबा होता गया, यहाँ तक कि स्विच बोर्ड तक पहुंच गया और उसने लाइट ऑफ कर दी। और मुझे ख्याल आया कि इससे तो मिर्गी का दौरा पड़ता है। और फिर हम चुपचाप सो गए। नाजरीन, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।